तो आज हम क्या है ना, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में एक कांसेप्ट पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और फिर इन दोनों को जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कैसे करते हैं, और फिर हम लिमिटिंग रिएजेंट का कांसेप्ट पढ़ के ना, ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कैसे वो रहता है हमारा, ठीक है, क्या चीज रहती है। तो चलो देखते हैं, चलो देखो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट पढ़ते हैं, और फिर हम इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करने की बात करेंगे, ठीक है, कि स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है हमारी, ठीक है, और जो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट है कैसे क्वेश्चंस में हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट समझते हैं। देखो मान लो कि हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी, और वो क्या बना रहा है, सी प्लस डी बना रहा है, ठीक है, वो क्या है, सी प्लस डी बना रही है हमें, ठीक है, ये चीज हो गई। तो अब मैं अगर बात करूं कि ए और बी मान लो दोनों दिए हो, अगर मान लो मुझे ए भी दिया हो और बी भी दिया हो, तो तीन केस पॉसिबल हो सकते हैं, यानी मेन दो केस पॉसिबल हो सकते हैं। कौन से? या तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, या फिर रिएक्शन क्या हो जाए, इनकम्प्लीट हो, ठीक है। या तो रिएक्शन क्या है, पूरी कंप्लीट रिएक्शन हो जाए, ठीक है। कंप्लीट रिएक्शन होने का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट कुछ भी ना बचे, रिएक्टेंट पूरी तरह क्या है, रिएक्ट हो जाए। या फिर क्या है, वो इनकम्प्लीट रिएक्शन हो कि रिएक्टेंट जो है कुछ ना कुछ बच जाए, मतलब उनमें से एक रिएक्टेंट या दो रिएक्शन कुछ ना कुछ बच जाए, और रिएक्शन क्या है, पूरी ना हो, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का जो कंसेप्ट होता है ना, वो इनकम्प्लीट रिएक्शन के लिए होता है, ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन के लिए नहीं होता। जो कंप्लीट रिएक्शन है तो बेसिकली मतलब क्या हो गया, रिएक्टेंट क्या है, कंप्लीटली रिएक्ट हो ही गए, मतलब रिएक्शन पूरे के पूरे खत्म हो ही गए, तो वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है। इनकम्प्लीट रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या होता है, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट आता है। अभी समझते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट क्या है। ऐसा समझ लेते हैं कि देखो मेरे पास ए के क्या है, 5 मोल है, ठीक है, और बी के कितने, 10 मोल है। तो मुझे ये बताओ रिएक्शन क्या कह रही है, रिएक्शन क्या कह रही है कि 1 मोल ऑफ ए के साथ 1 मोल ऑफ बी जाएगा रिएक्ट करने के लिए। मतलब अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ ए है, ठीक है, तो मुझे क्या है, 1 मोल ऑफ बी ही लेना पड़ेगा उसको रिएक्ट करने के लिए। अब तुम एक बात सोचो, यहाँ पे ए कितने हैं, 5 मोल है, और बी कितने हैं, 10 मोल है। तो अगर मैं मान लो ए के 5 मोल लेके जाऊं, ए के 5 मोल ले लूं, तो बी के कितने मोल चाहिए होंगे मुझे, 5 मोल ऑफ बी ही चाहिए होंगे मुझे, ठीक है, 5 मोल ऑफ बी चाहिए होंगे मुझे, ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो हुआ क्या यहाँ पे, यहाँ ये हुआ कि एक्चुअल में मोल किसके, बी के कितने प्रेजेंट थे, 10 मोल प्रेजेंट थे। लेकिन रिएक्शन में क्या हुआ, देखो जब मैंने 5 मोल यूज कर लिए ए के, तो ए के मोल कितने लेफ्ट हो गए, मोल ऑफ ए लेफ्ट, वो कितने आ गए, 0 आ गए। जबकि मोल्स ऑफ बी कितने आगे लेफ्ट, वो कितने आगे, बेसिकली हमारे 5 आ गए, क्योंकि 10 में से 5 यूज हो गए तो 5 आ गए, ठीक है। ये हो गया हमारे मोल्स ऑफ बी लेफ्ट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बी अभी भी था रिएक्शन के लिए तैयार, ठीक है, बी क्या है, अपना अमाउंट ज्यादा लेके आया था, बी अभी भी रिएक्शन के लिए तैयार था। लेकिन हुआ क्या उससे, लेकिन ए ही खत्म हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए खत्म हो गया हमारा जैसे, तो ए की वजह से क्या होगी, रिएक्शन रुक गई, ठीक है, ए की वजह से क्या हो गई, रिएक्शन रुक गई, ठीक है, ए की कमी की वजह से। अगर ए होता तो रिएक्ट कर जाती, रिएक्शन और बढ़ जाती, और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनती, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि रिएक्शन रुक गई किसकी वजह से, ए की कमी की वजह से। तो इसलिए हम ए को क्या बोलेंगे, यहाँ पे ए को क्या बोलेंगे, इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या हुआ, वो रिएजेंट जो लिमिट कर रहा है रिएक्शन को, ठीक है, वो रिएजेंट दैट लिमिट्स द रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन को लिमिट कर दिया उसने। मतलब रिएक्शन और प्रोडक्ट अभी बना सकती थी, और प्रोडक्ट अभी बना सकती थी, लेकिन ए का अमाउंट कम होने की वजह से वो क्या है, वो रुक गई। अगर ए मान लो 5 मोल और होते तो बी तो पड़े थे 5 मोल, तो बी तो रिएक्ट कर जाते, लेकिन ए ही खत्म हो गया। तो मतलब ए ने क्या कर दिया, रिएक्शन को लिमिट कर दिया कि रिएक्शन अब ए की वजह से आगे नहीं जा पा रही है। तो ए को हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा होता है लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालते कैसे हैं, बेसिकली देखो एक तो होता है यूनिटरी मेथड, ठीक है, एक तो हम यूनिटरी मेथड से निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, कि जैसे हमने यहाँ बोला कि 1 मोल ऑफ ए जो है वो किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, 1 मोल ऑफ बी के साथ, ठीक है। तो अगर हमारे पास 5 मोल ऑफ ए है तो वो किसके साथ रिएक्ट होगा, 5 मोल ऑफ जो ए है वो किसके साथ रिएक्ट होंगे, 5 मोल्स ऑफ बी के साथ रिएक्ट होंगे, ठीक है। और जब हमारा क्या है, अगर ये हो गया 5 मोल ऑफ बी के साथ रिएक्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन हमारे पास 5 से ज्यादा मोल्स पड़े हैं बी के, हमारे पास तो बी के ज्यादा मोल्स पड़े हैं 5 से, तो बी क्या हो जाएगा, बी जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, इन एक्सेस हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा, और जो ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया यूनिटरी मेथड लगा के बताने का। एक हमारे पास छोटा मेथड होता है एलआर निकालने का,
ठीक है, जो हमें सिर्फ क्या है कॉम्पिटिटिव के लिए ही यूज करना है। ठीक है, अगर कॉम्पिटिटिव में बैठे हो तो ये चीज यूज करनी है, अगर एनसीईआरटी के लिए बैठे, सीबीएसई के पेपर्स के लिए बैठे तो ये बिल्कुल मत लगा देना। ठीक है, तो वो लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट क्या रहता है, देखो कि तुम क्या करो, रेशियो निकाल लो। ठीक है, तुम क्या करो, रेशियो निकाल लो। बेटा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है, ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है बेटा आज हमारा, मतलब अभी फर्स्ट चैप्टर हमारा हुआ है, मतलब कि ठीक है, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारा ये। चलो देखो, तो मैं क्या कह रहा था, लिमिटिंग रेडियस सॉरी लिमिटिंग रेशियो में क्या करो, लिमिटिंग रिएजेंट में क्या करो, रेशियो निकाल लो एक। ठीक है, रेशियो निकाल लो, रेशियो किसका, रेशियो निकाल लो एक स्पीशीज के लिए उसके मोल्स का और उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था। रिएक्टेंट में तुम्हें क्या करना है, जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनका एक रेशियो निकाल लो, कौन सा, उसके मोल्स को डिवाइड कर दो उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। अब जिस भी स्पीशीज का रेशियो कम होगा ना, रेशियो जिसका भी लेस होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, एलआर हो जाएगा, वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो एग्जांपल लिया मैंने, ये मेरे पास क्या है, 2A जो है 3B के साथ रिएक्ट कर रहा है, C और D दे रहा है, चलो ये मुझे क्या है 5 और 5 मोल्स दिए हुए हैं। ठीक है, एक तो मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। यूनिटरी मेथड से कैसे देखोगे तुम, कि तुम देखोगे पहले तो रिएक्शन देखोगे, रिएक्शन क्या कह रही है, रिएक्शन कह रही है कि 2 मोल ऑफ ए जो है कितने के साथ रिएक्ट हो रहा है, 3 मोल ऑफ बी, यानी अगर 2 मोल को रिएक्ट करवाना है तो 3 मोल ऑफ बी चाहिए होंगे। ठीक है, अगर मुझे 1 मोल ऑफ ए को रिएक्ट करवाना है, अगर मुझे 1 मोल ऑफ ए को रिएक्ट करवाना है तो मुझे बी कितने चाहिए होंगे, 3/2 मोल चाहिए होंगे। ठीक है, अब मेरे पास अगर ए मान लो 5 मोल दे दिया जाए, ए अगर मुझे 5 मोल दे दिया जाए तो क्या होगा, कितने मोल ऑफ बी चाहिए होंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दोगे, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 5 से 15, 15 यानी कितने हो जाएंगे ये 15, 7.5 मोल। हमें क्या है, अगर 5 मोल को रिएक्ट करवाना है तो हमें 7.5 मोल ऑफ बी चाहिए होंगे। क्या इतने रिएक्शन में प्रेजेंट है, इतने रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमें रिक्वायर कितने हैं, हमें इतने रिक्वायर हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास है कितने, बट वी हैव ओनली 5 मोल, हमारे पास है कितने, ओनली 5 मोल। तो क्या हुआ, अब रिएक्शन किसकी वजह से रुक जाएगी, अब जिसकी कमी हो रही है, किसकी कमी हो रही है, वो बी की कमी हो रही है, तो बी की वजह से अब क्या है, रिएक्शन रुक जाएगी, तो बी हमारा क्या होगा, बेसिकली एलआर होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, अब एक तरीका तो ये हो गया, ये यूनिटरी मेथड हो गया। ठीक है, अब दूसरा लगाते हैं जो हमने रेशियो वाला किया था, इसमें रेशियो निकालो, ए के लिए रेशियो निकालो फॉर ए, जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 5/2 यानी 2.5 फॉर बी, बी के लिए रेशियो क्या होगा 5/3 यानी ये कितना आ जाएगा 1.6 आ जाएगा कुछ। ठीक है, तो कौन सा रेशियो कम है, कौन सा रेशियो कम है, बी के लिए रेशियो कम है, तो बी के लिए रेशियो कम है तो बी क्या हो जाएगा हमारा एलआर हो जाएगा, एक तरीका ये होता है हमारा। ठीक है, ये चीज रहती है। लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ क्यों रहे हैं। देखो हमने क्या बोला कि लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से रिएक्शन रुक रही है, जैसे ऊपर हमने देखा था कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से रिएक्शन रुक गई थी। ठीक है, यहाँ पे भी लिमिटिंग रिएजेंट बी की वजह से रिएक्शन रुक गई, ए तो पढ़ा ही था एक्सेस में, बी की वजह से रिएक्शन रुक रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक चीज पता चली कि जो लिमिटिंग रिएजेंट ही होगा ना, जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही हमारा क्या करेगा, रिएक्शन को ड्राइव करेगा। ठीक है, वही हमारा क्या है, रिएक्शन को चलाएगा बेसिकली। ठीक है, रिएक्शन चलाएगा। ठीक है, एग्जांपल से समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, मान लो तुम्हारे पास क्या है, 4 पेन कवर है, ठीक है, 4 रिफिल्स हैं। ठीक है, ये चीज हो गई, तुम्हारे पास 4 पेन कवर है, 4 रिफिल्स और 4 ही कैप्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम इसमें से कितने पेन बना सकते हो, तुम इसमें से 4 पेन बना सकते हो, एक ही पेन कवर लिया, एक एक कैप ली, ठीक है, और एक एक क्या किया, रिफिल डाला, तो 4 पेन बना सकते हो। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि तुम्हारे पास ऐसा करो 2 पेन कवर है, लेकिन तुम्हारे पास रिफिल 4 ही है और तुम्हारे पास कैप भी 4 ही है, तो तुम कितने पेन बना सकते हो, प्रॉपर जो पेन बनेंगे वो सिर्फ कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। क्या हुआ, किसने कमी करी, किसकी वजह से कमी हो गई पेन बनने से, पेन बनने की कमी किसकी वजह से हो गई, पेन कवर की वजह से। यानी पेन कवर क्या हो गया हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, पेन कवर क्या हो गया हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। और देखो पेन का बनना, यानी जो प्रोडक्ट का बनना कौन डिसाइड कर रहा है, क्या रिफिल डिसाइड कर रहा है, क्या कैप डिसाइड कर रही है, नहीं, कैप और रिफिल कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहा, कौन डिसाइड कर रहा है, कवर।
कवर की वजह से क्या है, लिमिट हुई, लिमिट हुआ बनने में, तो क्या हो गया, पेन जो प्रोडक्ट बनना कौन डिसाइड कर रहा है, कवर डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से चीज क्लियर हुई। रिएक्शन में भी सेम चीज होती है, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनना है वो कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। मतलब तुम जो एक्सेस वाला रिएजेंट है उसको नहीं देखोगे, जब भी तुम्हें कोई प्रोडक्ट या कुछ पूछा जाए, ठीक है, तुम लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग रिएक्शन चलाओगे हमेशा, तुम लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग रिएक्शन चलाओगे, ठीक है, कि लिमिटिंग रिएजेंट ये है, ठीक है। तो हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन चलेगी, जो भी प्रोडक्ट बनेगा इसके अकॉर्डिंग बनेगा। यहां तक सबको क्लियर है? अगर किसी को कुछ डाउट है लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट में तो पूछ लो, नहीं तो हम फिर क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो बताओ। यूनिटरी मेथड बेटा, यूनिटरी मेथड में क्या है, यूनिटरी मेथड में हम सीधा सीधा कर रहे हैं कि देखो 2 मोल ऑफ ए के लिए हमें क्या है, 3 मोल ऑफ बी चाहिए, 3 मोल ऑफ बी इज रिक्वायर्ड। रिएक्शन ये बोल रही है, रिएक्शन देखो ना 2A और 3B के बीच में हो रही है, तो 2 मोल के लिए हमें क्या है, 3 मोल ऑफ बी चाहिए, तो हमें 1 मोल के लिए कितना चाहिए होगा, तो हमारा 3/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा ये, ठीक है। ये अगर 3/2 आ गया जैसे, ठीक है, फिर हमने क्या बोला कि अगर हमें 5 मोल रिएक्ट करवाना है तो 5 मोल के लिए क्या होगा, 3/2 इंटू 5 कर दोगे तो उतना मोल आ जाएगा हमारा बेसिकली, ठीक है ना। ये चीज हो जाएगी हमारी, ये हमारा यूनिटरी मेथड हो गया। चलो अब चलते हैं आगे, अब हम क्वेश्चन लेके चलते हैं और फिर देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन में क्या अप्लाई करेंगे क्या नहीं अप्लाई करेंगे। चलो देखते हैं 1 मिनट ऊपर। एक क्वेश्चन ये है तुम्हारे एनसीईआरटी का, ठीक है, एक क्वेश्चन ये है प्रॉब्लम 1.3 और 1.4, ठीक है। चलो देखते हैं। चलो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, 1.3 में वो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस हो रहा है बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो देखो कुछ रिएक्शंस होंगी हमें दी होती हैं जो हमें उनको पता होगा एग्जामिनर को कि ये बच्चे नहीं लिख सकते, और कुछ रिएक्शन होंगी जो क्या है हमें नहीं दी होंगी, हमें खुद से लिखनी होंगी, ठीक है। तो जैसे कि मान लो, अगर मान लो तुम्हें दे दिया कि NaOH और HCl में रिएक्शन लिखो, तो तुम लिख सकते हो HCl और NaOH में रिएक्शन, ठीक है, तो वो तुम्हें देगा नहीं उसके लिए। तो यहाँ पे भी वही चीज है, उसने बस इतना बोल दिया कि कंबशन ऑफ मीथेन हो रहा है, कंबशन ऑफ मीथेन हो रहा है। तो जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, वो क्या है, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। तो पहले तो रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, कि पहले तो खुद को रिएक्शन पता होनी चाहिए, ये चीज है। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, रिएक्शन को बैलेंस करने का स्टेप होता है। बिना बैलेंसिंग के, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बताया था कि बिना बैलेंसिंग के तुम नहीं कर सकते, बिना बैलेंसिंग के तुम क्वेश्चन गलत ही करोगे, बिना बैलेंसिंग के क्वेश्चन तुम कर ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। ये चीज रहती है। तो हाँ, तो तुम्हें क्या है, बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, बैलेंसिंग तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज है, उसके बाद ही तुम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो जैसे इसमें बैलेंसिंग करूं मैं, तो बैलेंसिंग करने पे अगर मेरे को देखो तो हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन को मैंने डबल कर दिया, ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हो गए, अब 4 हो गए, तो ऑक्सीजन को मैंने ये कर दिया, तो ये हमारी रिएक्शन होगी बैलेंस। अब हम क्वेश्चन उठा के चलेंगे, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। यानी वो मीथेन की हेल्प से क्या जानना चाह रहा है, वाटर के बारे में जानना चाह रहा है, ठीक है, वाटर के बारे में जानना चाह रहे हैं। चलो देखते हैं, देखो क्या कहते हैं। पहले तो सबसे पहले ये देखो रिएक्शन क्या कहती है, क्योंकि रिएक्शन के बेसिस पे ही हम चलेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो रिएक्शन क्या कहती है। रिएक्शन कहती है कि 1 मोल ऑफ जो मीथेन है, ठीक है, 1 मोल ऑफ मीथेन है जो हमारा, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ वाटर के साथ, ठीक है। जो हमारा 1 मोल ऑफ मीथेन है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वो 2 मोल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, अब देखो मुझे मास में बात की गई है ना, मुझे 16 ग्राम मास में बात की गई है, तो मेरे लिए अच्छा क्या होगा, मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं मास की टर्म में ज्यादा डील करूं, तो वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलो देखो, अब मतलब 1 मोल ऑफ मीथेन का मतलब क्या हुआ कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन, क्योंकि 1 मोल का मतलब जो होता है वो क्या होता है, मोलर मास होता है। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन मुझे क्या देगा, 2 मोल ऑफ वाटर, यानी 2 इंटू 18 ग्राम ऑफ वाटर देगा। ये चीज हो गई, यानी मुझे कितना मिलेगा, 36 ग्राम ऑफ वाटर मिलेगा, ठीक है, ये चीज हो गई।
और उसने पूछा क्या है, उसने यही तो पूछा था 16 ग्राम, तो हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं है। अगर उसने कुछ और पूछा होता तो फिर हम यूनिटरी मेथड लगाते, लेकिन अब उसने पूछा ही यूज नहीं है, उसने 16 ग्राम का ही पूछा है, तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन से हमें क्या है 36 ग्राम ऑफ वाटर मिल गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बेसिकली 36 ग्राम हो जाएगा। बेटा बताऊंगा कैसे पता चलेगा, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे यूज करना है, ये भी कंसेप्ट अभी हम करेंगे, अभी हमें पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या था, इस क्वेश्चन में ध्यान दो, अगर इस क्वेश्चन में ध्यान दो तुम, इस क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट के बारे में दे रखा है, तुम्हें ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कुछ नहीं पता है तुम्हें, ठीक है, तुम्हें एक ही रिएक्टेंट के बारे में दे रखा है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे तो लिमिटिंग रिएजेंट का कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता, यहाँ पे तो लिमिटिंग रिएजेंट का कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता ना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें एक ही रिएक्शन दे रखा है और तुम्हारे पास दूसरे चॉइस ही नहीं है, तुम्हें रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग ही चलानी पड़ेगी, ठीक है, तुम्हें रिएक्शन क्या है इसके अकॉर्डिंग ही चलानी पड़ेगी, तुम्हारे पास कुछ और है ही नहीं है, तो लिमिटिंग रिएजेंट का यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। अगर मान लो वो ऑक्सीजन भी दे देता साथ में और मीथेन भी दे देता, फिर हम सोचते कि अच्छा कोई लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है, ठीक है, अगर दोनों दे देता। अब यहाँ पे रिएक्टेंट ही एक दिया है, अब इसमें थोड़ी लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे हम, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा हमको, हम जो चीज दिया है उसके हिसाब से क्वेश्चन कर देंगे। चलो देखो, अब जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो कह रहे हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन, ठीक है। देखो वो क्या कह रहा है, वो फिर से वही कंबशन ऑफ मीथेन पढ़ रहे हैं जो अभी हम पढ़ के आए हैं, वो क्या रिएक्शन थी, ये थी, ये चीज हो गई। वो कह रहा है ये बताओ कितना मोल्स ऑफ मीथेन मुझे चाहिए क्या बनाने के लिए, 22 ग्राम ऑफ CO2 बनाने के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करना है इसको, ठीक है। देखो 22 ग्राम ऑफ CO2, पहले मतलब CO2, ये ध्यान रखो CO2 और मीथेन का रिलेशन पूछ रहा है, तो इन्हीं को ही देख रहा है तुमको। क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं 1 मोल ऑफ CO2 बनाना चाहता हूँ, अगर मैं 1 मोल ऑफ CO2 बनाना चाहता हूँ, तो मुझे जो है 1 मोल ऑफ मीथेन इज रिक्वायर्ड, 1 मोल ऑफ मीथेन इज रिक्वायर्ड, ये चीज हो जाएगी। अब देखो उसने क्या कहा है, ठीक है, उसने क्या पूछा है, मोल्स ऑफ मीथेन पूछे हैं, यानी हम मोल्स में ही डील कर रहे हैं, मोल्स ऑफ मीथेन पूछे हैं, लेकिन उसने CO2 का मास किसमें दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास दिया है वो किसमें दिया है, सॉरी ग्राम में दिया है, उसका मास दिया है मोल्स की बजाय, ठीक है, ग्राम में दिया हुआ है, मोल्स मास दिया हुआ है उसका बेसिकली मोल्स की बजाय। तो अब देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, 1 मोल ऑफ CO2 जो है 1 मोल ऑफ CH4 इज रिक्वायर्ड, तो हम क्या करेंगे, इसको तो मास में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमें टर्म जो दिया हुआ है मास में दिया हुआ है, और इसको हम मोल में ही रखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, मोल में रखेंगे। देखो इसको मास में चेंज करो, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होता है 44 ग्राम ऑफ CO2, इसमें इतना मास होता है, तो मतलब ये बोलना चाह रहा है कि 44 ग्राम ऑफ CO2 में मुझे क्या मिलता है, 1 मोल ऑफ CH4 मिल जाता है। इसको मैंने मोल से मास में इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने मुझे मोल से पूछा हुआ था, तो मैंने मोल्स में रख लिया इसको, ठीक है, मैंने CO2 वाले के मोल्स को मास में चेंज किया क्योंकि उसका मास दिया हुआ था। तो वो कह रहा है 44 ग्राम ऑफ CO2 में मुझे मिल रहे हैं हाफ मोल ऑफ CH4, तो मुझे ये बताओ 1 ग्राम ऑफ CO2 में कितने मिलेंगे, जी कितने मिलेंगे, 1/44 ग्राम, ठीक है, 1/44 मोल, सॉरी ये आ जाएगा हमारा, एक मिनट रुको, 1/44, ठीक है, ये आ जाएंगे हमारे बेसिकली मोल्स ऑफ CH4, ठीक है, इतने आ जाएंगे हमारे। अब देखो, अब अगर मैं बात करूं पूछा किसमें हुआ, 22 ग्राम ऑफ CO2 में, तो 22 ग्राम ऑफ CO2 में कितना हो जाएगा, 1/44 ग्राम इंटू 22 ग्राम ऑफ, हमारा पूरा आ जाएगा मोल्स ऑफ CH4 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 0.5 मोल्स ऑफ CH4 आ गया। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक कुछ डाउट हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। यहां तक किसी को कुछ दिक्कत हो तो, नहीं है, चलो अब हम देखो यहाँ पे भी क्या था, एक ही चीज दी हुई थी, मतलब अब CO2 की हेल्प से CH4 पूछा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई लिमिटिंग रीजन का वैसे ही कंसेप्ट नहीं बन रहा था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करेंगे जहां पे क्या है लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट बनेगा, जहां भी देखते हैं, देखो चलो मैं बोलता हूँ, मैंने क्या कर दिया बेसिकली, देखो मैंने 34 ग्राम ऑफ, 34 नहीं देते,
28 ग्राम ऑफ जो नाइट्रोजन है, ठीक है, मैंने कंबाइन करवा दिया, नाइट्रोजन इज कंबाइंड विद 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया। ठीक है, टू प्रोड्यूस अमोनिया। ठीक है, ये चीज हो गई। अब वो मेरे से पूछता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, देखो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि उसने क्या किया, अमोनिया प्रोड्यूस करवाया। रिएक्शन कौन सी होगी कि नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है और क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। अमोनिया इज NH3। अब अगर हमें क्या है, पहले रिएक्शन लिख ली, अब हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 2 लगा दिया, हाइड्रोजन क्या है 3। ये हो गई बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, ये हो गई बैलेंस रिएक्शन। अब देखो, अब हमें पता है कि 1 मोल ऑफ जो नाइट्रोजन है वो कितने के साथ कंबाइन होगा, वो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, देखो अब मुझे क्या है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों दे रखे हैं। नाइट्रोजन दे रखे हैं 28 ग्राम, हाइड्रोजन दे रखे हैं 14 ग्राम, मुझे दोनों दे रखे हैं। तो अब मुझे ये चेक करना है कि रिएक्शन कंप्लीट होगी या नहीं होगी। अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं कंप्लीट हो रही तो मुझे लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है बेसिकली। तो वो मैं देखता हूँ कैसे है। देखो, तो वो पहले यूनिटरी मेथड से बताता हूँ। देखो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन क्या है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है। देखो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या होगा कि 28 ग्राम ऑफ जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो कितने के साथ कंबाइन हो रहा है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन का मोलर मास इज 2, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये चीज हो गई। मतलब जब ये स्टेज आएगी तो नाइट्रोजन पूरा रिएक्ट हो चुका होगा, लेकिन हाइड्रोजन क्या है 6 ग्राम ही रिएक्ट होगा। लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास है कितना, हमारे पास हाइड्रोजन है कितना, 14 ग्राम। तो मतलब क्या होगा बेसिकली, 6 ग्राम 14 ग्राम में से 6 ग्राम तो पूरा रिएक्ट हो जाएगा, लेकिन 14 ग्राम बच जाएगा। तो ये हाइड्रोजन तो क्या हो गया, हाइड्रोजन तो हो गया एक्सेस में। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया नाइट्रोजन। ठीक है, ऐसे हम क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, नाइट्रोजन निकाल सकते हैं। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ रिएक्शन क्या कह रही है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। हमें मासेस दिए हुए हैं तो हमने इसको मासेस में कन्वर्ट कर लिया कि मासेस में डील करना शुरू कर दिया। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या है, 28 ग्राम। ठीक है, उसका मास कितना होगा, 28 ग्राम होगा। और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 6 ग्राम होगा। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि 28 ग्राम ऑफ जो नाइट्रोजन है उसको कितना चाहिए, हाइड्रोजन 6 ग्राम चाहिए। ठीक है, 6 ग्राम कैसे आया, देखो कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब कितना हो गया, इसका कितना मास होता है, 2 ग्राम होता है। तो जब तुम यहाँ 3 मोल लोगे, ठीक है 3 मोल लोगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 ग्राम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये चीज है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए क्या होगा, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होगा उसको। लेकिन क्या हमारे पास 6 ग्राम हाइड्रोजन ज्यादा है या उससे ज्यादा है या कम है, उससे ज्यादा है। 14 ग्राम है हमारे पास तो हाइड्रोजन। मतलब क्या होता, अगर नाइट्रोजन होता तो वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता था, लेकिन नाइट्रोजन क्या है, उसने रिएक्शन को रोक दिया। अब उसका तो खत्म हो गया ना नाइट्रोजन का अमाउंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन क्या हो गया, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और जो हाइड्रोजन क्या हो गया, वो एक्सेस में हो गया हमारे। तो रिएक्शन कौन ड्राइव करने वाला है, रिएक्शन ड्राइव करने वाला है नाइट्रोजन। यहाँ पे क्यों कंसेप्ट आया, लिमिटिंग रिएजेंट क्यों चेक करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट दिए हुए थे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। जबकि ऊपर वाले केस में जब हमने देखा था तो एक ही रिएक्टेंट दिया हुआ था, तो हमें वहां पे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट दिए हुए हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज हो गई। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, यहाँ तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे लिमिटिंग रिएजेंट निकालना। कैसे निकाल सकते थे, पहले मोल्स निकालो, नाइट्रोजन के कितने आ जाएंगे, 28/28 कितने आ गए, ये 1 मोल आ गया। ठीक है, हाइड्रोजन के मोल निकालो, हाइड्रोजन के मोल कितने आ जाएंगे, 14 ग्राम डिवाइड बाय 2 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये कितने आ जाएंगे, बेसिकली 7 आ जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो, अब क्या करो, मैंने कहा था ना रेशियो निकाल लो, मोल का रेशियो निकाल लो, मतलब मोल का रेशियो निकाल लो उनके स्टोइचियोमेट्री के साथ। तो जैसे एंड नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का रेशियो क्या आएगा, इसके मोल आगे इसके मोल आगे 1, और इसका जो स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट हो गया 1, तो इसका रेशियो 1 आ गया। दूसरे अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो इसके मोल है 7,
ठीक है, और इसके जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3, तो ये कितना आएगा 2 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है 2 पॉइंट कुछ भी आएगा, ये हमारा 6 है ना, हाँ 2.3 आ जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो मतलब रेशियो किसका कम है, नाइट्रोजन का कम है, वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। यानी अब रिएक्शन जो है हमारी किसके अकॉर्डिंग चलेगी, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग चलेगी, और वो क्या है, नाइट्रोजन है। यहाँ पे फिर अब नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग रिएक्शन चलाते हैं। अब देखते हैं नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग रिएक्शन चला के हमें देखना है कि अमोनिया कितना बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या है, अमोनिया के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखो, जो 1 मोल ऑफ अमोनिया है, सॉरी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, वो मुझे कितना अमोनिया दे रहा है, वो क्या दे रहा है, 2 मोल ऑफ अमोनिया दे रहा है, वो 2 मोल ऑफ अमोनिया दे रहा है, ठीक है। ये चीज हो गई, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 28 ग्राम ऑफ जो नाइट्रोजन होगा वो मुझे क्या देगा, 2 इंटू मोल ऑफ, एक मोल ऑफ नाइट्रोजन का 17 ग्राम होता है, तो ये कितना होगा, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया देगा। अमाउंट पूछा था, ठीक है, मेरे से मास पूछा था, इसलिए मैंने इसको क्या है, मास में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब हाँ, एक बच्चे का डाउट आया है कि उसको ये रेशियो वाला कंसेप्ट दोबारा समझना ही वाला। देखो मैंने क्या कहा, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का एक तरीका तो है कि यूनिटरी मेथड लगा के देख लो, कौन ज्यादा आ रहा है कौन कम आ रहा है, उससे निकाल दो। एक डायरेक्ट मेथड क्या हो गया कि तुम क्या करो, मोल्स निकाल लो, जो भी स्पीशीज इन्वॉल्व है, तुमने यहाँ पे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल लिए, तुमने यहाँ पे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिए, ठीक है। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने आए तुम्हारे, 1 आए, और मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने आए तुम्हारे, और ये आ गए 7 मोल आ गए, हाँ ये चीज आ गई। फिर क्या करो, इसके बाद क्या करो, रेशियो निकाल लो। रेशियो किसका, मोल्स का और उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का। मतलब अगर तुम्हें नाइट्रोजन के लिए रेशियो निकालना है तो नाइट्रोजन के मोल्स लो, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या कर दो, उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, रिएक्शन में कोएफिशिएंट कितना है, 1 है उसका, तो 1 से डिवाइड कर दो। सेम क्या करो, तुम क्या करो, हाइड्रोजन के मोल्स लो, ठीक है, तुमने 7 मोल लिए, उसको क्या है, उसकी स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर दो 3 से, तो 7/3 आ जाएगा। और फिर देख लो किसका रेशियो कम आ रहा है, जिसका रेशियो कम आ रहा है बेसिकली वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा हमारा, ये चीज है। हाँ हाँ, और बेटा मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मासेस तुम्हें याद रखनी है, जब मैंने एटॉमिक मास भी कहा था तब भी कहा था तुम्हें कि तुम्हें कम से कम 20 एलिमेंट्स तक के मास याद होने चाहिए और 30 एलिमेंट्स तक के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। ये चीज मैंने बोली थी, और वो तुम्हें देगा भी नहीं, तुम कहीं तुम मतलब ऐसे मत सोचना कि तुम्हें वो देगा, तुम्हें वो बिल्कुल भी नहीं देगा, छोटे मोटे एलिमेंट्स के, जैसे नाइट्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन का हो गया। अब अमोनिया का क्या, अमोनिया का भी नहीं देगा वो अमोनिया का भी नहीं देगा, क्यों, क्योंकि अमोनिया का तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है ना, तो वो तुम खुद निकाल लोगे। तो इसलिए वो तुम्हें खुद याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट हो गया। अब मुझे ये बताओ, यहां तक चीजें क्लियर है और आगे चले हम, या कुछ डाउट है तो पूछ लो, कुछ डाउट अगर तुम्हें आ रहा हो तो। कोई डाउट नहीं है, चलें आगे, ठीक है। चलो अब हमारा क्या है, बेटा मोल्स हमने ऐसे निकाले हैं, मोल्स कैसे निकालते हैं हम, गिवन वेट बाय मोलर मास। गिवन वेट हमें दिया हुआ है नाइट्रोजन का, जैसे 28 ग्राम दिया हुआ है, मोलर मास निकाल लिया हमने। नाइट्रोजन का मोलर मास कैसे, 2 एटम्स है, तो 2 एटम्स का मतलब एक एटम का निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का होता है 14, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कितना हो गया, 28 हो गया, ठीक है। आर्यन बेटा, ये जो तुम ब्रेकफास्ट जो कर रहे हो, खा पी रहे हो, ये क्लास से पहले करना था, जो 15 मिनट का ब्रेक मिला था। और अगर करना भी है तो कम से कम ये बंद कर लो, वीडियो बंद करके कर लो जो करना है तुमको, ठीक है। हाँ, ऐसे फिर होता है ना, हमें भी भूख लग जाती है, ये रहता है, इसलिए हम नहीं देख सकते ऐसे, ठीक है ना। चलो अच्छा, अभी चलते हैं, अभी हमारा यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब हम अगला कंसेप्ट लेके चलते हैं अपना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, वो रिएक्शन इन सोल्यूशन की बात करते हैं अभी हम, ठीक है, रिएक्शन इन सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। देखते हैं चलो क्या है, रिएक्शन इन सोल्यूशन की बात करते हैं हम। अच्छा, हमारा एक टॉपिक था वो जो सिग्निफिकेंट फिगर था, अनसर्टेनिटी मेजरमेंट। मुझे ये बताओ, तुम्हारा फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर हो गया है,
जहाँ पे तुम यूनिट ये एनालिसिस पढ़ते हो, यूनिट डायमेंशन एनालिसिस ऐसा कुछ। अच्छा नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई नहीं, हम कर लेंगे। हम ये आज हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा वो जो एक टॉपिक बचा था ना, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, उसको हम क्या है कल करके ये खत्म कर देंगे चैप्टर, ठीक है। और तुम क्या करोगे, अभी सुनो मेरी बात, आज ये चैप्टर रिएक्शन इन सोल्यूशन तक हो जाएगा, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये करना है जो भी तुमने अभी तक पढ़ लिया है ना, उसको रिवाइज करना है पूरे अच्छे से, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने हैं। जो लग रहा है ना, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, डायमेंशनल एनालिसिस हो गया, जो टॉपिक तुमने नहीं पढ़े उनको तुम अभी छोड़ सकते हो, लेकिन बाकी क्वेश्चन तुम्हें लगाने हैं, ताकि हम जब परसों डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी का, परसों एनसीईआरटी का जब डिस्कशन करेंगे तो तुम्हारे मतलब हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो तुम्हारे डाउट्स होने चाहिए कुछ ना कुछ, मतलब वैसे तो अगर अच्छी बात है सब कर लिया, लेकिन अगर कुछ डाउट्स होंगे तो ठीक है, हम फिर उसको देख लेंगे, ठीक है, हम फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो तुम्हारे मतलब कि डाउट क्लियर करने हैं हमें, तो वो तभी होगा जब तुम एनसीईआरटी कंप्लीट करके बैठोगे, ठीक है। बिना एनसीईआरटी करे तुम डिस्कशन नहीं कर पाओगे, फिर वो तुम्हें नुकसान ही होगा, उसको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। और बेटा रिकॉर्डिंग में तुम्हें भेज तो देता हूँ जूम मीटिंग पे। हाँ चलो देखो, अब चलते हैं आगे, रिएक्शन इन सोल्यूशन की बात करते हैं। देखो अब होता क्या है, हमारी मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, जब हम आगे रिएक्शंस वगैरह देखेंगे, जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस है वो कैसी होती है, सॉल्यूशंस में होती हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस में होती है हमारी मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, सॉल्यूशंस के अंदर। अब सॉल्यूशन के अंदर जैसे मान लो कि तुम्हें मान लो क्या कहते हैं, जैसे HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवानी है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की रिएक्शन करवानी है, तो तुम क्या करते हो उसको, मतलब कि वाटर में डिसोल्व करके उसके सोल्यूशन बनाते हो, और फिर उनकी क्या करते हो, रिएक्शन करवाते हो, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, बेसिकली रिएक्शन हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में। तो उसका हमें अमाउंट पता होना चाहिए कि वाटर के अंदर कितना प्रेजेंट है कितना नहीं प्रेजेंट है, यानी वो अपने सोल्यूशन में कितना प्रेजेंट है कितना नहीं प्रेजेंट है ना, ये होना चाहिए। तो बस यही चीज देखने वाले हैं कि अगर हमें किसी भी चीज का अमाउंट निकालना है सोल्यूशन के अंदर, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इन द सोल्यूशन, तो हम कैसे निकाल सकते हैं अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इन द सोल्यूशन, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम मतलब कि कंसंट्रेशन से बढ़ाते हैं, और कंसंट्रेशन को हम 2-3 तरीकों से दिखा सकते हैं, वो कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, उनके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मास परसेंटेज की, मास परसेंटेज की। देखो मास परसेंटेज क्या रहता है, बेसिकली M/M से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये चीज रहती है। मास परसेंटेज क्या रहता है हमारा, बेसिकली देखो मास परसेंटेज क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि मास परसेंटेज हमें क्या बताता है, किसी का भी अगर सोल्यूशन का मास परसेंटेज तुमको पता चल जाए, तो तुम उससे ये पता लगा सकते हो कि हमारा 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, 50% क्या है, शुगर सोल्यूशन है, तो मैं बता सकता हूँ, अगर वो मास बाय मास परसेंटेज है, 50% क्या है, शुगर सोल्यूशन है, तो मैं बोल सकता हूँ कि आई हैव 50 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। ये मीनिंग होता है मास परसेंटेज का, ठीक है। निकालते कैसे हैं मास परसेंटेज, अगर मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आ जाए, तो मास परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, बेसिकली देखो, इट इज अ मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इट इज अ मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय द मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है, इनटू 100। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि मान लो एग्जांपल ले लेते हैं कि आई हैव 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 80 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर में डिजोल्व है, फाइंड द मास परसेंटेज, फाइंड M/M परसेंटेज। तो कैसे निकालोगे, M/M परसेंटेज कैसे निकलेगी हमारी, वो क्या बताता है, मास ऑफ सोल्यूट। अच्छा सोल्यूट क्या है यहाँ पे, कि कौन डिजोल्व हो रखा है, NaOH डिजोल्व हो रखा है, इसलिए जो मास ऑफ सोल्यूट होगा वो क्या होगा, मास ऑफ NaOH होगा। मास ऑफ क्या होता है, सोल्यूशन होता है,
ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन को करते हुए गलती मत करना। गलती क्या करते हैं लोग, देखो यहाँ पे सीधा सीधा कर देते हैं 40 ग्राम डिवाइड बाई 80 ग्राम इंटू 100, ये कितना आ गया 50% आ गया, जबकि ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, ये इसलिए गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन पूछा दिया, मतलब कि कहा जाता है मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है, लेकिन हमें यहाँ दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है 80 ग्राम ऑफ वाटर, कि वाटर के अंदर है, ठीक है, 80 ग्राम ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट के अंदर है, ये 80 ग्राम सॉल्वेंट है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अभी रुको, स्क्रीन की दिक्कत हो रही है, 1 मिनट रुको। चलो अब आ गई। हाँ चलो देखो, हाँ मैं ये बोल रहा था, देखो कि मैंने क्या बोला था कि हमें यहाँ पे मास ऑफ सोलवेंट की वो बात कर रहा है, ठीक है, मास ऑफ सोलवेंट दिया हुआ है हमें, लेकिन वो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, वो क्या जानना चाह रहे हैं हमसे, मास ऑफ सोल्यूशन जानना चाह रहा है। तो तुम्हें पता है कि मास ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, इट इज द मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट, ये होता है हमारा मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो तुम्हें ये ध्यान देना है यहाँ पे। तो अब देखो मास बाय मास परसेंटेज कितना हो जाएगा हमारा, अगर हम बात करें तो देखो मास ऑफ NaOH, NaOH कितना है हमारा, बेसिकली NaOH है हमारा 40 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन यहाँ क्या हो जाएगा, बेसिकली अगर मैं मास ऑफ सोल्यूशन निकालू वो क्या हो जाएगा, इट इज 40 प्लस 80 यानी 120 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 120 ग्राम हो गया, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट के क्या आ जाएगा 3, ये आ जाएगा हमारा 33.3%, यानी 33.3% है हमारा, इसका जो कंसेंट्रेशन है वो 33.3% है। मतलब अभी तक हमें उसने क्या बोला था कि 40 ग्राम किसमें, 120 ग्राम में है, लेकिन हमने मास परसेंटेज से क्या निकाल दिया, मास परसेंटेज से ये निकाल दिया कि 100 ग्राम में वो कितना है, 33.3 ग्राम है, ठीक है। मास परसेंटेज से हमने ये निकाल दिया, ठीक है। ये चीज रहती है, ये होता है हमारा मास परसेंटेज। चलो सेकंड हमारा होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें तो हमारा होता है मोल फ्रैक्शन। तो देखो मोल फ्रैक्शन में क्या रहता है, अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन में क्या चीज रहती है, देखो मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन तो तुमने सुना होगा, फ्रैक्शन में तुमने सुना होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी चीज का कितना हिस्सा, वो उसका क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। मान लो मैंने किसी चीज के 12 टुकड़े कर दिए, उसमें से जो एक टुकड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, वो उसका फ्रैक्शन क्या होगा, बेसिकली वो 12 पार्ट का कितना हिस्सा है, एक हिस्सा है, तो वो उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, ये चीज रहेगी, ठीक है। तो फ्रैक्शन बेसिकली कितना हिस्सा है वो रहता है। अब देखो, अब जब हमारा सोल्यूशन बनता है, जो सोल्यूशन होता है वो किससे मिलके बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से, ठीक है। सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है, इसका मतलब सोल्यूशन बनाने में हमारे मोल, सोल्यूट के भी मोल्स लगे होंगे, जो मैंने NB से रिप्रेजेंट कर दिया, NB इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, NB इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये चीज हो गई, ठीक है। और सॉल्वेंट भी लगा होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, Na, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। टोटल मोल कितने आ गए, अगर मैं बात करूं तो टोटल मोल्स कितने आ गए सोल्यूशन के, टोटल मोल्स इन द सोल्यूशन वो कितने हो गए, टोटल मोल्स इन द सोल्यूशन कितने हो गए, Na प्लस NB, ये होंगे कि नहीं होंगे, टोटल मोल्स इतने आ जाएंगे। अब देखो मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, मान लो मैंने तुमसे पूछ लिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बताओ, तो देखो तुम क्या करोगे, तुम यही तो करोगे ना कि टोटल सोल्यूशन के जितने मोल्स थे उसमें से कितने सोल्यूट के मोल्स हैं, वही तो उसका मोल फ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना, कि टोटल कितने मोल्स थे उसी के अंदर जो सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है वही तो उसका मोल फ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा। यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन। ये लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो देखो, अब हम ये लिख सकते हैं, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं काई से, और सोल्यूट के लिए हमने बी लेटर यूज किया है तो काई बी हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज एन बी और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज सोल्यूशन इज एन ए प्लस एन बी। ये चीज हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये चीज हो गई। अब ऐसे ही अगर वो तुमसे ये पूछ ले कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताओ, अगर वो तुमसे ये पूछ ले कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताओ, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम कैसे लिखते हैं, काई, काई से ही लिखते हैं, और लेकिन ए लेटर यूज किया तो काई ए हो जाएगा ये हमारा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सोल्यूशन। ये चीज हो जाएगी। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। और तुम्हें पता है कि सारी फ्रैक्शंस को जब ऐड करते हैं तो सम कितना आता है, 1 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे, यानी काई ए प्लस काई बी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारा एक रिलेशन ये भी आता है, काई ए प्लस काई बी जो होता है वो 1 होता है। अगर दो से ज्यादा कंपोनेंट है, मान लो कोई तीसरी चीज भी है, तो काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब काई 1 काई 2 काई 3 सबको ऐड करोगे जब, तो हमेशा 1 ही आएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये चीज हो गई। चलो नेक्स्ट लेके चलते हैं हम। थर्ड टर्म क्या है, मोलैरिटी। ठीक है, थर्ड टर्म हमारी क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या बताती है, मोलैरिटी बताती है, अच्छा काई, बेटा जो काई आई बोल रहा हूँ ना मैं, काई आई ये मोल फ्रैक्शन है आई एस चीज का। काई आई बोल रहा हूँ ना, काई आई ये मोल फ्रैक्शन है आई एस कंपोनेंट का। यहाँ पे जैसे मैंने ए और बी कंपोनेंट लिए हैं, वो कुछ भी हो सकता है, सी कंपोनेंट भी हो सकता है, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। ठीक है, ये चीज बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। चलो अब बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी बेसिकली अगर हम डिफाइन करें तो मोलैरिटी क्या होती है हमारी, तो देखो मोलैरिटी हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सोल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, कि कितने हमारे मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 liter ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है, कितने हमारे मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 liter ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है, वो हमें कौन बताता है, मोलैरिटी बताता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, एग्जांपल ले लिया कि आई हैव 1 मोलर, मतलब मोलैरिटी को एम से दिखाते हैं। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ 1 मोलर एम। ठीक है, मतलब 1 एम से, कि मेरे पास क्या है, 1 मोलर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन है, 1 मोलर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि मेरे पास क्या है, आई हैव 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन 1 liter ऑफ सोल्यूशन। मतलब अगर मैं सोल्यूशन का 1 लीटर लेता हूँ ना, तो मुझे उसमें कैल्शियम क्लोराइड के 1 मोल मिलेगा। ठीक है, ये चीज है। जहां पे अगर 4 मोलर होता तो मुझे कितने मिल जाते, 4 मोल मिल जाते, कि 4 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन 1 liter ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये चीज हो जाती है। अब मोलैरिटी को कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी को कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी को निकालते हैं, फॉर्मूला होता है मोलैरिटी को निकालने का, देखो कैसे निकालते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, मतलब हमें क्या करना है, लीटर में रखना है वॉल्यूम को, वॉल्यूम को ध्यान देना, लीटर में रखना है। और तुम्हें मैंने शायद स्टार्टिंग में कन्वर्जन बताया भी थे कि 1 लीटर जो होता है 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर जो है 1000 मिलीलीटर होता है, और जो 1 मिलीलीटर है वो किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और जो 1 लीटर है वो किसके इक्वल हो गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल हो गया, और जो 1 लीटर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये चीज रहती है। तो ये सारे कन्वर्जन तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या हो गई बेसिकली मेरी, मोलैरिटी क्या हो गई, इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये चीज ध्यान देनी है। तो यहाँ पे मेरी मोलैरिटी की यूनिट क्या बन गई, अगर मैं तुमसे पूछूं मोलैरिटी की यूनिट क्या बन गई, मोलैरिटी की यूनिट बन गई मोल पर लीटर। ये बन गई मेरी मोल पर लीटर। इसकी जगह कई बार क्या है, एम भी यूज कर लेते हैं, तो हम समझ आ रहा है कि एम का मतलब भी क्या है, मोल पर लीटर ही है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, मोलैरिटी का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास टर्म पे चलते हैं, जो कि क्या है, मोलैलिटी है।
ठीक है। मोलैलिटी, चलो देखो मोलैलिटी क्या कहती है, ये भी मोल्स ऑफ सोल्यूट ही बताती है, लेकिन बस इसको बताने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है कि वो जैसे मोलैरिटी क्या थी, दोनों में मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, एक मोलैरिटी है एक मोलैलिटी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और मोलैरिटी क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट बताती है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, लेकिन मोलैलिटी क्या है, ये क्या बताती है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट। हाँ देखो मोलैरिटी क्या बताती है, मैं मोलैरिटी फिर से क्लियर कर देता हूँ। मोलैरिटी क्या होती है बेटा, ये बताती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन अगर तुम लेते हो उसमें तुम्हारा सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, कितने मोल्स उसके प्रेजेंट है, वो क्या है मोलैरिटी से पता चलती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मेरे पास क्या है 4 मोलर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन है, 4 मोलर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास क्या है 4 मोल है कैल्शियम क्लोराइड के 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। और फिर मैंने बताया कि मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैंने एन सोल्यूट से लिख दिया, और जो ये नीचे है ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है, ऐसे लिखा है एन सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, इन लीटर, ठीक है, इन लीटर लिखा है मैंने ये, ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये हमारी क्या होगी, मोलैरिटी हो गई। अब अगर बात करें मोलैलिटी की, ठीक है, अभी हम मोलैरिटी की बात करते हैं, अब हम मोलैलिटी की बात करते हैं। तो देखो मोलैलिटी क्या रहती है हमारी, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सोलवेंट। ये क्या बताता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, बस इसका बताने का तरीका, ये हमें मोल्स किस में बताता है, 1 kg ऑफ द सोलवेंट में बताता है, ठीक है, ये हमें क्या है 1 kg ऑफ द सोलवेंट में बताता है। देखो कैसे, यहाँ पे अगर मोलैरिटी की बात करें, जैसे मान लो मेरे पास एग्जांपल लेते हैं हम, मेरे पास क्या है 3 मोलर NaOH सोल्यूशन है, अगर मेरे पास क्या है 3 मोलर NaOH सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आई हैव 3 मोल ऑफ NaOH in 1 kg of solution, sorry solvent, in 1 kg of solvent, ठीक है, ये चीज हो गई। तो मतलब ध्यान रखना दोनों में यही फर्क है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे क्या है मोलैरिटी मोलैरिटी दोनों बराबर कर देते हैं, पता नहीं एक दूसरे के फॉर्मूले लगा देते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है, तुम्हें ध्यान रखना है मोलैरिटी क्या है, वॉल्यूम को लेके चलती है, मोलैलिटी क्या है, मास को लेके चलती है, पहली बात। दूसरी चीज, वो वॉल्यूम लेके चलती है सोल्यूशन का, ये मास लेके चलती है सॉल्वेंट का, ठीक है, ये चीज ध्यान देना, क्योंकि बच्चे ना बाद में मतलब कि ध्यान से पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे का फॉर्मूला एक दूसरे में लगा के आ जाते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब मोलैलिटी को निकालते कैसे हैं, मोलैलिटी को निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, बेसिकली इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, ये रहता है ना हमारा इन केजी, ठीक है। चलो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज एन सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय मास या डब्ल्यू से लिख देते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हाँ, अब एक बच्चे का डाउट आया है कि वाटर के केस में मोलैरिटी और मोलैलिटी इक्वल होंगे, नहीं होंगे बेटा, चाहे उनकी डेंसिटी मतलब कि उसमें मास और वॉल्यूम इक्वल होता हो, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान दो ना, जहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है, यानी मोलैलिटी में मास ऑफ वाटर है एक्चुअल में, लेकिन मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, वहां पे वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं है, वहां पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, तो वो इक्वल नहीं होंगे। मतलब कुछ केसेस में ऐसे इक्वल हो भी सकते हैं, लेकिन केसेस में इक्वल नहीं होंगे, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि वो इक्वल होंगे ही होंगे, ठीक है, चाहे वो वाटर भी हो, वहां पे वाटर वॉल्यूम का वाटर नहीं, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं पूछा हुआ, वहां पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बोला हुआ है हमारा, ठीक है, जिसमें सोल्यूट भी आता है, ठीक है, ये चीज है। तो ये हमारी क्या होगी, मोलैलिटी हो गई, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मोलैलिटी हो गया। तो मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बन गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, केजी में, ठीक है। यूनिट क्या आ गई मोलैलिटी की यूनिट क्या आ गई, इट इज मोल पर केजी, मोल पर केजी आ जाएगी, जिसको हम क्या है स्मॉल m से भी लिखते हैं, ठीक है, ये हमारी होगी मोलैलिटी, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं मोलैलिटी और मोलैलिटी में से कौन सी बढ़िया चीज है, मोलैलिटी
और मोलैरिटी में से कौन सी बढ़िया कंसंट्रेशन टर्म है, तो तुम बोलोगे कि सर मोलैलिटी इज द, नहीं मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि मोलैलिटी में अगर तुम देखो तो मासेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, मासेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट है, उससे फिर मोल्स निकाला और मास ही ऑफ सॉल्वेंट है। लेकिन मोलैरिटी में क्या हो रहा है, मास एंड वॉल्यूम बोथ आर यूज्ड, मास एंड वॉल्यूम बोथ आर इन्वॉल्व। तो होगा क्या कि जब तुम टेम्परेचर चेंज करोगे ना, टेम्परेचर चेंज करोगे तो तुम्हारी क्या है, तुम्हारी पता है टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है, वॉल्यूम चेंज होता है। और वॉल्यूम चेंज होने से क्या होगा, मोलैरिटी बदलेगी कि नहीं बदलेगी, तो मोलैरिटी हमारी क्या है, चेंज हो जाएगी। लेकिन मोलैरिटी क्या है, वो चेंज नहीं होगी। मतलब ऐसा समझ लो कि एक कोई सोल्यूशन है, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे वो 4 मोलर दिखा रहा है, ठीक है, और वो क्या है, मान लो उसको हाई टेम्परेचर पे ले गए, वो 4 की जगह 4 5 6 7 कुछ मोलर दिखाना शुरू कर दे, तो ये थोड़ी हुआ, हमने अमाउंट थोड़ी चेंज किया, हमने तो टेम्परेचर चेंज किया बस, उसकी कंसंट्रेशन क्यों बदल रही है। इसलिए मोलैरिटी क्या है, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, जबकि मोलैलिटी क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो इसलिए मोलैलिटी क्या है, चेंज नहीं होती टेम्परेचर के साथ। अगर वो रूम टेम्परेचर भी 4 मोलल है, ठीक है, अगर वो रूम टेम्परेचर भी 4 मोलल है, तो वो हाई टेम्परेचर पे भी क्या है, 4 मोलल ही दिखाएगी। ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, इसलिए ये क्या है, अच्छी होती है, ठीक है, ये चीज है। चलो अब हमने ये कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगली क्लास में क्या है, इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और बाकी जो बच गया टॉपिक वो करेंगे, कोशिश करेंगे खत्म कर देंगे।